ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं तो। चलो जी, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर, अभी तक दो क्लास में टू टेस्ट डिस्कस किए हैं, टेस्ट वन टेस्ट टू। अभी टेस्ट थ्री देखते हैं। तो पहले तो कल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी जिनके जो भी डाउट है चैट में लिखो, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 26। ओके, तो 14 क्या कह रहा है? एन अर्न कंटेन्स 10 बॉल नंबर्ड 1 to 10। 5 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। 5 बॉल ड्रॉ किया आपने विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पूछ क्या रहा है? लेट ए बी द इवेंट दैट एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर्ड बॉल्स आर ड्रॉन एंड दे अकर ऑन ऑड नंबर्ड ड्रॉज फ्रॉम द अर्न, है ना? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए? से एक तो 10 बॉल टोटल है, 1 से 10 लिखा हुआ है। 5 बॉल ड्रॉ किया आपने बिना रिप्लेसमेंट के, और 2 ऑड नंबर बॉल आया, और वो सिर्फ ऑड नंबर प्लेस पे आएगा, ठीक है? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए? ठीक है, तो देखो। अच्छा, तो टेस्ट थ्री में सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, टेस्ट थ्री का वो पीडीएफ में सॉल्यूशन भेजा था ना, ठीक है। तो देखो क्या होगा। सो टोटल बॉक्स में 10 बॉल्स हैं, है ना? तो 5 ऑड नंबर वाले हैं और 5 इवन नंबर वाले हैं। तो 5 आपने ड्रॉ किए, मान लो 5 है ना। सो इन द अकर एन ऑड नंबर ड्रॉज फ्रॉम अर्न, तो या तो जो पहली पोजीशन है, तीसरी, पांचवी, इन तीनों में से किसी दो पोजीशन पे ऑड नंबर आया हुआ है, और बाकी 4 पोजीशन जो होंगे उस पे इवन नंबर है ना? ठीक है। और लेवल्ड बॉल है ना, तो मतलब बॉल्स को डिफरेंट कंसीडर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसमें ना लेवल किया हुआ है 1 से 10 तक।
तो स्टार्ट करो, है ना। जैसे तो पहली, तीसरी, पांचवी पोजीशन पे तो बस नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस देखने हैं, वैसे तो आपको पता ही है। और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्वेश्चन ये भी है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। ऐसे अगर 10C5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 10C5 क्या है? टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ड्राइंग 5 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ड्राइंग 5 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वैसे तो हो जाएगा 10C5, यही है। और ये कितना आएगा? सॉल्व किए हो? 10, 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टर कैंसिल हो गया, ये है। तो 5 2 ज़ा 10 कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8, मान लो 3 3 ज़ा 9। तो अभी के लिए तुम्हारे पास ये बनता है 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। 3276, ठीक है। जो भी है। तो अब आपको फेवरेबल आउटकम काउंट कर लो, कितने फेवरेबल आउटकम होंगे इसमें। तो मतलब ये तो सैंपल स्पेस हो गया। अब इन 3 पोजीशन जो है इस पे ऑड आने चाहिए। इस 3 पोजीशन मतलब 3 में से 3 पे नहीं, इसने कहा है 2 ही ऑड नंबर आएगा, तो 2 ऑड आएंगे ना। तो 2 ऑड आएंगे। सो फेवरेबल चॉइसेस कितनी हैं? 3C2, किसी 2 प्लेस पे 3 में से ऑड आ सकता है। या मैं ऐसा लिखूं कि 5C2 और 5C3, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि 2 ऑड नंबर बॉल्स ड्रॉन एंड दे अकर एग्जैक्टली, है ना, ऑड नंबर ड्रॉज अकर ऑन द ऑड नंबर ड्रॉज, है ना। तो यहाँ पे ड्रॉ भी फिक्स कर दिया। सो ना, ऑड ड्रॉ के लिए अलग बात करो, इवन के लिए अलग बात करो, या तो अलग अलग कर लेते हैं। इतना करने के बजाय हम लोग उस तरीके से कर लेते हैं, एक एक बॉल का अलग अलग सोचते हैं, तो वैसे हो जाएगा। फिर हम लोग बाकी डिस्कस कर लेंगे। देखो एक एक करके एक केस पहले बनाते हैं। देखो तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ऑड इवन ऑड इवन इवन, ये एक पॉसिबल केस है, इससे कर लेते हैं तो इससे आसान हो। ऑड इवन इवन, तो मतलब ये हुआ कि पहले ड्रॉ पे मतलब ऑड नंबर वाला बॉल आया, दूसरे ड्रॉ पे इवन नंबर वाला बॉल आया, तीसरे ड्रॉ पे ऑड नंबर वाला बॉल आया, फोर्थ ड्रॉ पे इवन नंबर वाला, फिफ्थ ड्रॉ पे इवन, की उसने कहा है कि एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर वाले बॉल आएंगे और वो ऑड ड्रॉ पे ही आने चाहिए। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, फिर पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख देंगे केसेस। तो अभी के लिए क्या होगा, पहले पे ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऑड कितने हैं? 5, कितने में से? 10 में से। अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ। और ठीक है, देखो इस तरीके से। तो ठीक है, 5/10। अब इवन चाहिए। इवन कितने हैं? 5 आउट ऑफ 9। ऑड कितने हैं? 4 आउट ऑफ 8। इवन 4 आउट ऑफ 7। इवन 3 आउट ऑफ 6। चेक कर लो एक बारी, सही समझ आ रहा है? इसकी आउटकम्स टोटल बॉक्स में 10 बॉल्स हैं, 5 पे ऑड नंबर लिखे हुए हैं, 5 पे इवन। तो हम कह रहे पहला ऑड नंबर लिखा हुआ बॉल आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है?
तो 5/10, ऑड 5 है 10 में से। अब एक ऑड वाला बाहर हो चुका है, तब टोटल 9 बॉल्स हैं बॉक्स में, उसमें से 4 ऑड और 5 इवन वाले हैं। नेक्स्ट इवन चाहिए, तो 5/9। अब बाहर 2 बॉल बाहर, एक इवन एक ऑड वाला बाहर हो गया, तो 8 बॉल है, 4 इवन 4 ऑड। अब ऑड चाहिए तो 4/8। अब एक ऑड वाला बाहर हो गया, तो अब 7 बॉल बचे, उसमें 4 इवन और 3 ऑड है, तो 4 इवन है ना, 7 में से फिर 3, ये हो गया। ये जो ऐसा है ना, इसके टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब बताओ ऐसे कितने केसेस बनेंगे, मैंने एक केस लिखा है, अब इस तरह के कितने केसेस पॉसिबल है, अगर आप वो देख लेंगे तो हो गया आंसर। तो क्या लगता है, इस तरह के हमें देखना है कि ऑड पोजीशन पे ऑड नंबर वाला बॉल आया, तो इसमें अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो ये था, या हो सकता था कि, चलो ये तो इसका तो लिख दिया, ये क्या हो गया भाई, 1 मिनट। तो एक ये है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये वाला है कि चलो पहला ऑड, इवन 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 ऑड, ये हो जाए। और क्या है, मतलब 1 3, ये 1 5, फिर 3 5, और एक पॉसिबिलिटी है कि इवन इवन ऑड इवन ऑड, यही है। तो क्योंकि 3 ही पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि 3 में से 2 पोजीशन पे ऑड आने, तो 3C2 3 केसेस होंगे। तो 1 3, 1 5, 3 5, और कुछ पॉसिबिलिटी है, तो ये हो गया। तो अभी तो ये हमने लिख दिया इसमें। अब इसमें इनटू क्या हो जाएगा, 3 पॉसिबल केसेस हैं, तो इनटू 3 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 3 बार ऐड करोगे इसी के, इसकी प्रोबेबिलिटी वही आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी यही आएगी, इसकी यही आ जाएगी, तो इनटू 3 कर रहा हूं, 3 केसेस हैं इसीलिए। तो इनटू 3 कर दिया क्योंकि 3 पॉसिबल केसेस हैं, या 3 बार उसी को ऐड करो, बात बराबर है। तो अभी हमने क्या लिखा कि ऑड पोजीशन पे, एक तो इसने कहा था एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर बॉल ड्रॉन, एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर आया, एंड दे अकर ऑन द ऑड नंबर ड्रॉज फ्रॉम द अर्न, ये ऑड नंबर ड्रॉ फ्रॉम द अर्न आया है ना, तो ऑड है, ठीक है, ऑड पोजीशन पे है। और ये डिफरेंट बॉल्स हैं, है ना, फायदा ये कि यहाँ पे क्या है कि बॉल्स डिफरेंट है, तो डिफरेंट बॉल्स हैं, तो इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा क्या, पहले इसको सिंप्लीफाई करो कितना आता है ये, तो ये तो वही आ गया जो पहले आया था ना, जो मैं लिख रहा था 3C2 अपॉन, ये वही आंसर नहीं है। देखो इसको सिंप्लीफाई करें कितना आएगा, तो यहाँ से जैसे 5 4 जा 20 है ना, तो सो 5 4 3 10 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये देखो बचा क्या, तो अभी के लिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ है 5 न्यूमरेटर में, 5 ही बचा ना बस, और डिनोमीटर में 7 × 6 42। ठीक है जी, देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। सो दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। कि जो भी पॉसिबल, कि 3 पॉसिबल केसेस हैं, ईच केस की इक्वल प्रोबेबिलिटी आएगी, एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। तो 26 में क्या है, फर्स्ट वाला कल हमने डिस्कस किया था इस टेस्ट 3 का। अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर हैड 10 कार्टन्स ऑफ मिल्क, 2 ऑफ विच वर सार, स्टोर जो भी है, तो ना, so if you are going to buy the 6th carton of milk sold that day at random, तो find the probability of selecting a carton of sour milk, okay। so 10 उसके पास कार्टन्स हैं टोटल, ठीक है, तो 10 कार्टन्स हैं, 10 में से 2 और 8 कैटेगरी है, सोर एंड नॉट सोर, है ना, ये हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि इफ यू आर गोइंग टू बाई द 6th कार्टन ऑफ मिल्क सोल्ड दैट डे, सो आप क्या बाई कर रहे हो, 6 कार्टन ऑफ मिल्क सोल्ड दैट डे, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टिंग कार्टन इज, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है 6th कार्टन इज सोर मिल्क,
है ना। तो ये कुछ वैसे ही नहीं हो गया कि 6 ट्रायल पे एट रैंडम, है ना। सो टू, सो या तो ऐसा होगा 6 कार्ड, या तो फर्स्ट वाला वो होगा या सेकंड होगा। दो पॉसिबिलिटी है कि जो 6 कार्टन है वो या तो फर्स्ट वाली है ना, दो है ना, देर आर टू ऑफ, मतलब ऐसा समझ लो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव टाइप के केसेस है। वैसे केसेस है कि 10 में से 2 डिफेक्टिव है, 8 गुड है, इस तरह से। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 ट्रायल में एक डिफेक्टिव आइटम निकलेगा। 6 ट्रायल में डिफेक्टिव आइटम निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें दो केसेस यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि एक ये हो सकता है कि सोर को मैं डिफेक्टिव बोल रहा हूं, तो जैसे यहां डिफेक्टिव आना है और 6 ट्रायल पे, तो इसका मतलब है या तो एक तरीका है कि पहला गुड आइटम हो, मतलब मैं जस्ट दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो पहला 5 गुड, छठा डिफेक्टिव आ जाए। या एक पॉसिबिलिटी है, इसने ये नहीं कहा कि सेकंड है ना वो आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ कार्टन ऑफ सोर मिल्क। और दूसरा पॉसिबिलिटी है, दो ही यहाँ पे सोर है ना, तो ये आ जाए, तो एक इसमें डिफेक्टिव हो कहीं पे, तो इसकी क्या मान लो यहाँ पर लेट से है ना, एक डिफेक्टिव कहीं पे है, यहाँ पे है, बाकी गुड आइटम है। और ऐसे कितने केसेस होंगे, तो डिफेक्टिव 1 2 3 4 5 चॉइसेस हैं, सो इसके 5 केसेस होंगे, इसके है ना, इसके 5 केसेस होंगे। इंटू 5 करने का मतलब ऐसे ऐसे 5 पॉसिबल केसेस होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, स्मॉल ग्रोसरी ऑफ स्टोर हैज 10 कार्टन ऑफ मिल्क, 2 ऑफ विच वर सोल्ड, एंड इफ यू आर गोइंग टू बाई द 6th कार्टन ऑफ मिल्क सोल्ड दैट डे। ओके, तो 6th, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 6th ये होगी। सो फिर से वैसे ही है, मुझे लग रहा है ना कि टोटल 8/10 अगर गुड की बात करूं, फिर यहां से आ जाएगा 7/9, 6/8, सॉरी हाँ 6/8, 5/7 एंड और क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 ना, फिर 4/6। तो ये तो गुड का हो गया, और डिफेक्टिव कितने हैं, 2/5। ठीक है जी, देख लो, तो 5 गुड बार गए, 5 बचे, उसमें 5 में 2 डिफेक्टिव है, तो ये हो गया पहले वाला केस। और इसका निकालोगे तो जैसे या तो डिफेक्टिव यहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गुड कर लो, तो यहाँ पे जैसे आएगा 8/10, 7/9, 6/8, 5/7। अब एक डिफेक्टिव आना है, तो 2/6, 1/5, 4 निकल गए ना। हाँ, अब इसके कितने केसेस हैं, तो इसके टोटल ऐसे डिफेक्टिव कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 5 पॉसिबिलिटी है अगर लिखोगे तो इंटू 5 इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कितनी आती है, तो इसके अकॉर्डिंग। सर हाँ सर जी, एक बार ये फर्स्ट वाला केस दोबारा बताना। फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ कि उसने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्टन ऑफ सोर मिल्क, है ना। तो मतलब ये है ना, इसने कहा है कि आपने क्या किया, छठा कार्टन खरीदा है, तो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है छठा कार्टन सोर मिल्क होगा, या मैं डिफेक्टिव बोल रहा हूं उसको, तो डिफेक्टिव होगा इस तरह से। तो क्या पॉसिबिलिटी है, दो डिफेक्टिव वाला है ना, तो हो सकता है कि आपको जो मिल रहा हो पहला डिफेक्टिव उस दिन का है, या हो सकता है आपको जो मिल रहा हो दूसरा डिफेक्टिव है। तो ये है फर्स्ट डिफेक्टिव यू आर गेटिंग, ये लिख रहा हूं मैं। ठीक है, देख लीजिए। तो उस तरह से मतलब पहला 5 जो बिका वो गुड था, आपको डिफेक्टिव मिला, या दूसरा यहां पे है कि पहले एक डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव आर ऑलरेडी सोल्ड एंड यू आर गेटिंग द सेकेंड डिफेक्टिव 1, ये चीज़ है। तो वो सर यस, जो भी सोर मिल्क है, तो इससे क्या आंसर आएगा, देखिए जरा आंसर आ रहा है, तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है। मल्टीप्लाई करो जी, सो फिर से यहाँ पे आ जाएगा
तो ये 8 जैसे 8 से कैंसिल, 7 7 से, 6 6 से कैंसिल हो गया, एंड ठीक है ये 5 5 से कैंसिल हो गया, तो बचा उधर 4 इंटू 2 8 और 10 इंटू 9 90 प्लस दूसरा केस जो है अगेन ये 8 8 से कैंसिल, 7 7 6 6 5 5, ठीक है। तो यहाँ बचा, इसके 5 केसेस थे, एक मिनट, तो ये तो 10 इंटू 90 यहाँ पे है जी, देखो जरा, तो 18/90, सो 1/5, 0.20, ये आ गया। ठीक है ना, तो आपको डिफेक्टिव मिल रहा है। अब वो डिफेक्टिव की 2 पॉसिबल, तो यू आर गेटिंग द फर्स्ट डिफेक्टिव वन और यू आर गेटिंग द सेकंड डिफेक्टिव वन, 2 डिफेक्टिव है उसमें, तो इसीलिए इस तरह केसेस हैं, है ना। पॉइंट ये है कि 6th आइटम इज डिफेक्टिव, या 6th जो कार्टन है दैट इज द सर मिल्क, तो वो चीज है, तो 6th वो होना है। बाकी क्या क्या हो सकता है, सो बाकी पॉसिबिलिटी है तो सारे गुड आ जाएंगे, गुड मतलब नॉट सोर, यहाँ 5 गुड, इसमें 4 गुड, एक बैड है सोर मिल्क जैसे है, और बाकी उस तरह से। ओके, सो टेस्ट 3 में और कोई डाउट है तो बताइए, तो आगे बढ़ता हूँ। सो टेस्ट 3 में कल भी पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो कल वाले वीडियो देखेंगे, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। आज सेकेंड मतलब दूसरी क्लास है, तो अगर इसमें डाउट नहीं है तो मैं अगला टेस्ट ओपन करता हूँ, टेस्ट नंबर 4। तो तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, चलो भी करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे सबमिट कर देता हूँ। चलो, तो ये आ गया एनालिटिक्स। बताइए, तो टेस्ट 4 में जिनका जो भी डाउट्स हैं आप चैट में लिखो, क्योंकि आज 3 4 का डिस्कशन था, कल 5 से आगे का डिस्कशन होगा, है ना। तो कल जो होगी डिस्कशन वो आगे जो भेज रखा है ना, सीरियल नंबर जो भेज रखा है ना, उसमें जो आपको वर्ड फाइल भेजा था, तो उस सीरियल नंबर से हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसी सीरियल नंबर में। तो ठीक है, तो अभी आज का देख लो, उसके बाद कल का कल देखते हैं। क्या था, 1 2 3 4, उसके बाद वही 5 6 7 उसी ऑर्डर में चल रहा है। तो 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी का था, एंड 5 सीक्वेंस सीरीज है, 7th सीक्वेंस सीरीज है, 9th सीक्वेंस सीरीज है, और 10th सीक्वेंस सीरीज है। पहले ये एक साथ डिस्कस करेंगे जो एक टॉपिक का है, जैसे 4 टेस्ट 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी का ही है, बेसिक प्रोबेबिलिटी का सेम टॉपिक पे है, तो ये डिस्कस किया हमने भी। अगला जो 5वां टेस्ट है, और जो 7वां टेस्ट है, और 9th जो है, और 10th जो है, ये 4 टेस्ट आपके सीक्वेंस सीरीज के हैं, तो ये डिस्कशन होगा पहले। फिर जो 6th नंबर टेस्ट है वो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का है, 8th टेस्ट भी यूनिवेरिएट का है, 11th यूनिवेरिएट का है, तो वो डिस्कस करेंगे हम, 12th यूनिवेरिएट का है, ठीक है। तो इस तरह से फिर वैसे चेंज होता रहेगा, अगला मैट्रिक्स का है, इस तरह से तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो वो तो अभी देखेंगे। तो टेस्ट 4 में जो डाउट्स हैं 3 25 29, अच्छा, तो 3 कह रहा है independent trials consisting of rolling a fair die
आर परफॉर्म्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अपीयर्स बिफोर 3 और 5, है ना। इस तरह क्वेश्चन क्लास 11-12 में भी थे, तो आप ठीक से कैलकुलेशन करेंगे, हो जाएगा। ये कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 विल अपीयर बिफोर 3 और 5, तो यू कीप रोलिंग, बस आपको ध्यान रखना 2 पहले आना है। 3 5 कब आया वी डोंट केयर, वी जस्ट केयर दैट 2 मस्ट कम बिफोर 3 और 5। तो बस हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी कि 2 पहले आएगी 3 5 से। अब 3 5 उसके बाद कभी भी आया हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये टेस्ट 4 का ना, तो इसमें आप समझिए कि इंडिपेंडेंट ट्रायल कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ फेयर्ड आई परफॉर्म्ड। आप रोल करते जाओ, बस आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी 2 अपीयर बिफोर 3 और 5, so now you write favorable outcome to this event, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, उसका फेवरेबल आउटकम हम लोग फाइंड करते हैं कि फेवरेबल आउटकम क्या है। तो इसका फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। सो फेवरेबल आउटकम जो हम निकालेंगे, सो या तो 2, एक पहला चॉइस यही है कि पहली बार थ्रो करें हम उस डाई को और 2 ही आ जाए। सो मीन्स व्हाट, 2 केम बिफोर 3 और 5, सो दिस फेवरेबल आउटकम। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लो पहली बार में 2 नहीं आया, तो क्या क्या फेवरेबल है जो आ सकता है अगर 2 नहीं आया। तो हमें ध्यान रखना है कि वी आर राइटिंग आउटकम फेवरेबल टू दिस इवेंट। तो बताओ 2 नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है, ताकि इसके फेवर में बात करनी है हमें। हाँ, सो 2 सेकेंड पे आएगा, मैं ये बोल रहा हूं, या तो 2 फर्स्ट टाइम में ही आ जाए। तो फर्स्ट आउटकम पे 3 5 नहीं आना चाहिए। अगर 3 5 आ गया तो फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। वी आर कंसर्न अबाउट द फेवरेबल आउटकम ऑफ द इवेंट जो हम फाइंड कर रहे हैं। तो we'll just write those possibilities which favor this event। तो उसके लिए फेवर यहाँ पे 1 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 नहीं आया क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं या तो 2 फर्स्ट ट्रायल में आएगा तो आ चुका है, या सेकेंड ट्रायल में आएगा। तो 3 5 तो नहीं आना चाहिए। तो 4 आ जाए नो प्रॉब्लम, 6 आ जाए नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ, ये चीज है, एंड दिस विल कीप गोइंग। अब यही चीज कीजिए, फिर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, है ना। सो 1 4 6 इज ओके, 1 4 6 इज ओके एंड 2, एंड दिस विल कीप गोइंग। और आप ऐड कर लीजिए ईच का आउटकम तो आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो ये है थर्ड क्वेश्चन था 25। तो 25 में कि सपोज दैट 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम इनटू 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। 25, so we have 3 distinct boxes and we are distributing 5 distinct balls. Okay, in a way, in such a way that each of the 5 balls can go into any one of the 3 boxes. So each ball has 3 choices. So total number of outcome in the sample space, first ball has 3 choice, so 3 raised to power 5. First ball has 3 choice, second ball has 3 choice, third ball has 3 choice, because we are throwing balls into the boxes. So ये हमारे पास है, पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। देखो ये एक्चुअली जैम पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। सो इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इफ मींस यू हैव नॉट सॉल्व ऑल पीवाईक्यूज। ये जैम पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव वाला है। इसमें देखो 2 पार्ट है, इसने हटाए नहीं है, तो एक पार्ट को इसको हटाना है, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ये जैम का है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी, पहला पार्ट, और मे बी 2014 के पहले वाला है क्योंकि तभी सब्जेक्टिव आता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले जैम के 2005 से 24 तक के ईच क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, है ना। ये है खुद से घर बैठ के, और अच्छे से 2-3 बार सॉल्व कर लोगे तो उससे बहुत सारे फायदा है। एक तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का अप्रोच पता चल जाएगा, बहुत सारे नए नए अप्रोच सीखेंगे आप, और वही अप्रोच एग्जाम में लगाने होते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। देखते हैं, तो पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। एग्जैक्टली 1, अभी मैं क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहा था पीवाईक्यू बैच में, जो लोग थे क्लास में पूछे भी थे मैंने पीवाईक्यू में। किसी को याद है किस ईयर का है? सो अभी क्लास में डिस्कस किया था मैंने ये। सो यू कैन वॉच दैट रिकॉर्डेड लेक्चर, अगर किसी को ईयर पता हो तो किस ईयर का है ये, तो वैसे ही जाके देख सकते हो आप रिकॉर्डेड में, ठीक है सर। है ना।
लेकिन ये 0.60 किस पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट का? ये 2 क्वेश्चन है ना इसमें, तो इसने 2 क्वेश्चन लिख दिया ना। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो कह रहा है एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। तो एग्जैक्टली 1 बॉक्स एम्प्टी है, तो मतलब 2 बॉक्स में आपको, अभी मान लो थर्ड बॉक्स को मैं एम्प्टी रखता हूं, मतलब अब मैं फिर से फेवरेबल आउटकम काउंट कर रहा हूं। सो हमारा इवेंट है कि एग्जैक्टली 1 बॉक्स शुड बी एम्प्टी। सो नाउ आई विल बी काउंटिंग फेवरेबल आउटकम्स। तो मैं अभी अज्यूम कर लेता हूं कि थर्ड बॉक्स में एक भी बॉल नहीं गया, तो मुझे पहले 2 बॉक्स में ही भेजना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई, तो इसका मतलब है फर्स्ट हैज 2 चॉइस, सेकंड हैज 2 चॉइस, थर्ड हैज 2 चॉइस, फोर्थ हैज 2 चॉइस, फिफ्थ हैज 2 चॉइस, 2⁵ बट देर आर 2 केसेस वेयर समझ आ रहा आपको, जहां पे सारे पांचों बॉल एक ही में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो 2 बॉक्स फिर एम्प्टी रह जाएंगे हमारे पास, या हो सकता है पांचों इसमें आ जाए तो फिर 2 बॉक्स एम्प्टी रह जाएगा। सो देर आर 2 अनफेवरेबल केसेस, तो माइनस कर दिया हमने। So these are the total number of possible outcomes when third box is empty. But ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा कि थर्ड ही एम्प्टी होना चाहिए, मे बी फर्स्ट एम्प्टी और सेकेंड और, सो देर आर 3 different possibilities. Maybe first box may be empty and second third will be occupied and so on, second empty or first is empty. There are 3 तो ये हो गया। तो यहाँ से आ गया probability of E is equal to 3 into 2 की पावर 5, 32 minus 2, 32 minus 2 30 अपॉन 3 की पावर 5 कितना आता है जी, चलो इसका कैंसिल हो जाएगा ये तो यहाँ बचा 10 इंटू 3 की पावर 3 27। ये देख लो कितना आता है। सर मेरे को ये डाउट था कि 2⁵ माइनस 2 की जगह हम 5C2 इंटू 2⁵ कर सकते हैं क्या? 5C2 नहीं, 5C2 आपको समझना होगा कब लगाते हैं, मतलब 5C2 माइनस 2 इंटू 3 ये कहना चाह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं कर रही सर, लाइक 5C2 मतलब हम 5 में से 2 बॉल ले लें और एक एक बॉक्स में रख दें, और उसके बाद तीन बॉल्स के पास 2 चॉइसेस रहेगा, तो 2⁵ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे करके कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वो रैंडम नहीं रहेगा, अगर आपने पहले ही पुट कर दिया तो आपने श्योर कर दिया, सो इट इज नॉट रैंडम, अच्छा सो उससे नहीं काम करेगा, है ना, दैट विल नॉट बी रैंडम, क्योंकि वी हैव टू थ्रो रैंडमली। तो वहां पे श्योर हो गया कि एक बॉक्स तो है, एक बॉल तो है ही, तो वो फिर सही आंसर नहीं देगा। अच्छा सर, तो फिर सेकंड पार्ट वाला कैसे करेंगे मतलब? हाँ, इसका आंसर कितना आएगा डेसिमल में, जरा कैलकुलेटर से डिवाइड करो। सर 0.37। अच्छा, ये 0.37 आ गया, तो ठीक है, क्वेश्चन 25, तो इसका मतलब ये सेकंड पार्ट का आंसर है 0.60, सो 0.37। तो सेकंड पार्ट में निकालो, क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड। तो वही चीज है फिर से अब, सो ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड, तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तीनों बॉक्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए यहाँ पे, है ना। सो अगेन मैं आपको सलाह दूंगा, पहले आप जैम के सारे PYQs कर लो, उससे ना बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट, अप्रोच और है ना आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे। तो ये जैम का PYQ है, तो देख लेना। और ऑलरेडी PYQs अपलोड हुए हैं, लेकिन PYQ जो टेस्ट अपलोड हुए हैं पोर्टल पे वो 2015 के बाद वाले अपलोड हुए हैं, 2014-15 के पहले वाले कम ही होंगे, क्योंकि तब सब्जेक्टिव भी आते थे। तो जो पोर्टल पे PYQ टेस्ट है वो 15 to 24 वाले हैं। तो
क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड, तो इसको तुम कॉम्प्लीमेंट से करते हैं हम लोग। सी ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड, इसका मतलब है नो बॉक्स इज एम्प्टी, ये मतलब है। तो नो बॉक्स इज एम्प्टी, अब समझिए क्या होगा। तो कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं रखना है, तो 1 - अगर हम करें तो इसका मतलब होगा एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी, ये होगा। और 1 - इसको ओवर ओपन करें तो 5 बॉल्स को हम 3 बॉक्स में भेज रहे हैं, तो एक ऐसा कर सकते हैं एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी माइनस एग्जैक्टली 2 बॉक्स इज एम्प्टी, 2 बॉक्स आर एम्प्टी, यही है। तीनों बॉक्स को एम्प्टी तो रख नहीं सकते हम, फिर बॉल्स कहाँ जाएंगे। तो ये है। तो अभी हमने ये पार्ट सॉल्व किया, अभी आपको याद होगा इस पार्ट का हमने अभी आंसर निकाले हैं, हाँ सर। तो वैसे ही उस पार्ट का आ जाएगा। तो 1 - इसका सेम तरीके से आएगा, और इसका अभी हमने फाइंड किया था 10/27। सो ये पार्ट हमने अभी सॉल्व किया है। अब एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी, तो फिर से हम मान लेंगे अभी कौन सा निकाला, एग्जैक्टली 1 बॉक्स एम्प्टी निकाला था कि ओ सॉरी एग्जैक्टली 1 बॉक्स एम्प्टी निकाला ना हमने। अच्छा 1 मिनट, हमने ये पहला पार्ट निकाला था ना, एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी, ये निकाले थे। सो 10/27 इसका आया था, ये निकालना है अब। तो सिमिलर तरीके से आएगा। अब कह रहा है एग्जैक्टली 2 बॉक्स आर एम्प्टी, सो 2 को एम्प्टी रखना है। इसका क्या मतलब है कि ऑल बॉल्स हैव एग्जैक्टली 1 चॉइस, 1 चॉइस, है ना। 3/। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर है। अब म्यूट हो गया है। सो ठीक है, बैटरी खत्म हो जाता है। तो देखो अभी क्या है, मैं बोल रहा हूँ टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी, 3 बॉक्सेस, 3 बॉल्स, सॉरी 5 बॉल्स कैन बी प्लेस्ड इनटू 3 बॉक्सेस इन टोटल 3⁵ वेज। और इसने कहा एग्जैक्टली 2 बॉक्स एम्प्टी होने चाहिए। तो अभी के लिए मैंने मान लिया कि सेकेंड थर्ड बॉक्स एम्प्टी है, तो ऑल बॉल्स विल फॉल इनटू बॉक्स 1। तो एक ही चॉइस है, तो 1 × 1 × 1 5 बार। तो अब इसके ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हैं, तो वैसे 3 पॉसिबिलिटीज हैं। 3 सेंस यू कैन कीप सेकेंड थर्ड एम्प्टी और फर्स्ट थर्ड एम्प्टी और फर्स्ट सेकेंड एम्प्टी, देयर आर 3 चॉइसेस। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आता है देखो। तो 50/80। सो 1 - 10/27, और ये हो गया 1/3⁴ मतलब 81। 50/81। 50/81। हाँ तो डेसिमल में निकालिए कितना आता है, 0.6 समथिंग आना चाहिए। सर 0.6172। 6172 ना, 0.6172, ये लोअर बाउंड है। यहाँ पे जो दिखता है ना, ये लोअर बाउंड दिखता है, मतलब एक्चुअली मैं बताया था आपको, तो इस वाले पार्ट में जाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर दिखेगा आपको। जैसे अगर आपको देखना है रेंज क्या है, प्रीवियस पेज में 1 मिनट रुकिए। तो क्या है भाई, क्या कह रहे हैं। 1 मिनट, मतलब वो दूसरे वाला पार्ट में ना, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको एग्जैक्ट आंसर दिखेगा। यहाँ पे ये लोअर बाउंड दिखता पहला है। पार्ट में हाँ, एक थोड़ा सा डाउट है मेरा। क्या वो जो डाउट है। -2 लिया है ना आप, हाँ हाँ क्यों, एक बार बोल दीजिए। हाँ, तुम 205 -2। तो ध्यान से सुनते क्यों नहीं है सब। इसमें -2 क्यों लिया तुम बताओ, इसमें क्या कर रहे थे हम, 5 बॉल्स को 2 बॉक्स में डालने हैं, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं।
2 to the power 5. लेकिन जरूरी है कि दोनों बॉक्स हमेशा फिल्ड होगा हमेशा फिल्ड? ऐसा नहीं हो सकता कि पांचों बॉल तुम रैंडमली फेंक रहे हो दो बॉक्स में, तो हो सकता है पांचों पहले बॉक्स में चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ सर, हाँ सर। और हो सकता है पांचों सेकंड बॉक्स में चला जाए। सो ये फेवरेबल केस तो नहीं है। फेवरेबल केस क्या था? क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली एक बॉक्स एम्प्टी होना चाहिए, और उस केस में दो बॉक्स एम्प्टी रह जाएगा। एक को पहले से एम्प्टी रखा हुआ है मैंने, हाँ सर। और दूसरा एम्प्टी रह जाएगा, तो इसीलिए टोटल ठीक है जी। तो 25 टेस्ट 4 का था ये। अभी 29, तो 29 में क्या है? टू फेयर डाइस आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली एंड इज फाउंड दैट वन फेस इज ऑड एंड अदर वन इज इवन। तो गिवन है आपको, देखो ये जो 29 है इवेंट एफ समझिए आप। सो टू डाइस को टॉस किया तो यू नो द सैंपल स्पेस 11 से 66 तक टोटल 36 आउटकम्स हैं, हाँ सर। और वन फेस ऑड है, अदर इवन है, गिवन है। सो वन इज ऑड, वन फेस इज ऑड एंड अदर फेस इज इवन। सो वन फेस इज ऑड एंड अदर फेस इज इवन, ये है। तो ये एफ इवेंट है। प्रोबेबिलिटी दैट सम इज लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन 6। अच्छा, तो इवेंट है सम लेस देन 6, so we need to find probability of E given F. ओके। So E intersection F upon F, अब फेवरेबल आउटकम काउंट करके कर लीजिए। तो सर पी ऑफ ई नहीं निकालना था खाली? नहीं, इट इज फाउंड। तो जब इट इज फाउंड मतलब इट इज गिवन, और जब गिवन हो मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ ठीक है सर, ठीक है। सो फाउंड मतलब गिवन। तो अगर ये सैंपल स्पेस ले रहे हैं तो सपोज यू आर कंसिडरिंग दिस एज अ सैंपल स्पेस, अगर आप वैसे लिखोगे तो वन फेस ऑड वन फेस इवन वाले को सैंपल स्पेस मान लो, तब सिर्फ ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो चीज़ है। तो वैसा समझना है। इफ दिस इज अ सैंपल स्पेस देन वी हैव टू फाइंड ई गिवन एफ, फेवरेबल आउटकम निकाल के डिवाइड कर लो। ठीक है तो सर। सो नेक्स्ट जो है 18। सो 18 क्या है? एटीन्थ आउटकम अगेन, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है मैं अगेन फिर से कह रहा हूँ, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। स्टिल आई थिंक वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। जैम गेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर दो। ये पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है, जैम या गेट का, श्योर नहीं जैम का या गेट का है, बट ये पीवाईक्यूज का है फॉर श्योर। सो जैम एंड गेट स्टैटिस्टिक्स 2019 में स्टार्ट हुआ था। तो गेट 2019, 20, 21, 22, 23, 24 6 ईयर्स के गेट के पेपर है, ड्राइव में है, वेबसाइट पे भी है, डाउनलोड करो, वो क्वेश्चन सॉल्व करो गेट के पीवाईक्यूज के जो जैम के सिलेबस के हैं। जो बाहर के क्वेश्चन जैसे स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, मान लो रिग्रेशन है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, और नॉन पैरामीट्रिक, उसके क्वेश्चन इग्नोर कर दो। यू जस्ट सॉल्व दोज क्वेश्चन। जैम का सिलेबस है तुम्हारे पास, पीवाईक्यूज भी किया हुआ, तुम्हें आइडिया है, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि जैम गेट में इक्वल सिलेबस पे सेम ही क्वेश्चंस लगभग आते हैं। तो ये पीवाईक्यूज का ही क्वेश्चन है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ जो लोग पीवाईक्यूज में अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, पीवाईक्यू पे वर्क करो, क्योंकि पीवाईक्यूज से बहुत सारे अप्रोच कॉन्सेप्ट समझ आएगा जो आगे तुम्हें हेल्प करेगा। अगर पीवाईक्यूज के क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें आगे बहुत सारे क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होंगे अगर उस अप्रोच पे या उस कॉन्सेप्ट बनाए जाएंगे, तो इस तरह से तो सॉल्व करो। सो क्या है 18 में कि ओमेगा जो है आपको दे रखा है इज अ सैंपल स्पेस। अभी हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अभी मंडे से। जैसे जैम में अभी 2024 से 2005 तक का ईयर वाइज पीवाईक्यू डिस्कस किया हमने, है ना, वैसे ही अभी मंडे से गेट में 2024 से 2005 तक का गेट का पेपर डिस्कस होगा। तो गेट तो स्टैटिस्टिक्स 2019 में स्टार्ट हुआ था, और 2018 एंड उसके पहले गेट मैथमेटिक्स में ही स्टैटिस्टिक्स सिलेबस के क्वेश्चन भी आते थे, तो वो डिस्कशन होगा। तो वो भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, वही टाइम रहेगा 9:30 to 11 जो गेट बैच है। तो उस टाइम में जैसे अभी जो गेट का सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा तो 2-3 दिन का ब्रेक दे देंगे, उसके बाद मंडे से वो स्टार्ट होगा गेट पीवाईक्यू डिस्कशन ईयर वाइज। तो आप सॉल्व करके आ सकते हो, जैसे जैम में आप डाउट पूछ रहे थे वैसे ही गेट बैच में भी गेट पीवाईक्यू से ईयर वाइज डिस्कशन होगा, जब 24, 23, 22 इस तरह से 2005 तक का। तो उससे तुम्हारा गेट भी कवर हो जाएगा, साथ साथ कर लोगे तो। वरना क्या होता है कभी सोचो बाद में करेंगे, वो बात कभी आता ही नहीं है, जब साथ साथ कर लेते हो तो हो जाता है।
ये है, नहीं तो फिर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा हमें दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से, बी द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सपोज दैट ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा आर इवेंट्स, है ना। तो ओमेगा के सारे सबसेट इवेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्मा फील्ड है यहाँ पे पावर सेट ऑफ ओमेगा है, एंड जरूरत नहीं है ऐसे तो, मतलब जो भी सबसेट इवेंट है, पी विद द प्रोबेबिलिटी फंक्शन सच दैट, देखो अब ये कह रहा है कि इसमें से जितने भी आउटकम हैं, ईच आउटकम पे प्रोबेबिलिटी मोर देन जीरो है, किसी पे जीरो नहीं है, ठीक है ना, मोर देन जीरो है फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू ओमेगा। तो इनिशियल आइडिया के लिए तुम कोई एग्जाम्पल ले लो, उससे तुम्हें कुछ आइडिया मिलेगा। जैसे मैं कुछ लोगों से पूछूं, बताओ कोई कि ऐसा कोई पीएमएफ बताओ जिसका सपोर्ट नेचुरल नंबर हो और ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो, ऐसे क्या क्या जानते हो पीएमएफ, है ना। एक्स में मान लो ऐसा ले लूं कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये वाला समझ लो, या नो प्रॉब्लम मैं ऐसे लिख दूं प्रोबेबिलिटी आई वाला कि प्रोबेबिलिटी एट आई, बताओ कोई ऐसा जिसका सम करने पे वन है। पीएमएफ क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट होती है पीएमएफ, सम शुड बी वन, ईच नंबर शुड बी नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे बोल रखा है पॉजिटिव होने चाहिए ईच आउटकम या ईच प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट पे। ज्योमेट्रिक पी जी हाँ, नंबर ऑफ एक्सेस। हाँ ज्योमेट्रिक ले सकते हैं, जैसे सही कह रहे हैं आप। सो पी इंटू क्यू की पावर आई माइनस वन, जहाँ आई की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 ज्योमेट्रिक, है ना। पी क्यू, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो। अगर पी क्यू को हाफ हाफ रख दूंगा तो ये बन जाएगी 1/2 की पावर आई, हाफ हाफ कर दिया तो आई की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और एक दो लिख देता हूँ, एक हो सकता है 1/i², लेकिन इसका समेसन 1 तो नहीं होता है, तो बैलेंस करने के लिए समेसन इसका लेंगे तो π²/6 आएगा, तो बैलेंस करने के लिए 6/π² से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये भी एक पीएमएफ है। तो इस टाइप के बहुत सारे पीएमएफ मिल जाएंगे। दिस इज द वन पीएमएफ, एक ये पीएमएफ है, एक ये है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं दो जस्ट एग्जाम्पल कर लिखा हूँ सो दैट एग्जाम्पल के थ्रू ऑप्शन समझने में आसानी होगी, तो एटलीस्ट जो गलत होगा तो बाहर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, फॉर एवरी एप्साइलॉन मोर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन इवेंट ए सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी बिटवीन जीरो एंड एप्साइलॉन। तो आपको यहाँ समझ आ रहा होगा ये ऑप्शन ए जो कहना चाह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो और एप्साइलॉन के बीच होगा फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन जीरो। इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि एक ऐसा इवेंट एग्जिस्ट करेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो की तरफ जाएगी, है ना। आपको याद होगा कन्वर्जेंस का डेफिनेशन सीक्वेंस का, अगर बोलते हैं ए एन कन्वर्जेस टू जीरो, इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन जीरो देयर इज एन सच दैट मॉड ए एन लेस देन एप्सिलॉन। वही तो है, इसमें मॉड लगा दो, मॉड पी ए लेस देन एप्सिलॉन। तो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है पी ए जीरो की तरफ जाएगी। एक ऐसा इवेंट एग्जिस्ट करेगा जिसमें पी ए विल गो टू 10 to 0। सो बताओ आपको लगता है, किसी एग्जाम्पल से देख लो। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे व्हाट इज द समेशन ऑफ पी आईज आई फ्रॉम 1 to infinity, तो ये तो पीएमएफ का डेफिनेशन कहता है ये सम कितना होगा 1, मतलब ये फाइनाइट है और किसी सीरीज का सम फाइनाइट है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगी, एज आई टेंस टू इंफिनिटी जीरो, है ना। ये सीरीज में थ्योरम था कि सीरीज ए एन इज फाइनाइट, मतलब सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, देन ए एन विल टेंड टू जीरो एज एन टेंस टू इंफिनिटी। तो यस वी विल गेट 1। सो आई मैं बहुत लार्ज ले लूंगा ना, ये कहना आई अगर आप बहुत लार्ज ले लेंगे तो ये पी आई जीरो की तरफ टेंड करेगी। वो आप यहां से भी देख पाएंगे कि जब आई बहुत लार्ज नंबर होगा तो 1/2 की पावर आई जीरो के बहुत क्लोज होगी। एंड सेम फॉर दिस, तो क्योंकि हर पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है, सम 1 हो रहा है तो इट हैज टू बी डिक्रीजिंग, तभी जाके सम 1 हो पाएगा, है ना। तो ये है। तो यस इस तरह का कोई भी पीएमएफ होगा तो सम तो 1 आएगी, तो सीरीज फाइनाइट है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी है दैट हैज टू बी 10 to 0 फॉर लार्ज पॉइंट। तो ये ठीक है, पहला ऑप्शन ट्रू है।
तो पहला ऑप्शन ट्रू है, समझ आ रहा होगा क्यों। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट। देखो ये जो बी ऑप्शन है ये कह रहा है कि ये डिसजॉइंट इवेंट है ए के, मतलब A1 A2 डॉट डॉट डॉट, दे आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट है तो आपको याद होगा एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि यूनियन ऑफ ए आईज या ए के लिख देता हूं अभी के लिए, के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस विल बी इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये डिसजॉइंट इवेंट के लिए दोनों इक्वल होता है। एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन का जो तीसरा कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए के फ्रॉम दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इज मोर देन इक्वल टू 10 की पावर -6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के मोर देन इक्वल टू 10 की पावर -6 फॉर ऑल के मोर देन इक्वल टू 1। तो ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा है। तो अगर मैं इसका समेशन लूंगा, ये है, एंड दिस थिंग नथिंग बट दिस, और इसका सम कितना आएगा बताओ, इस सीरीज का सम कितना होगा राइट साइड वाले का, इस दिस सीरीज इक्वल टू व्हाट, 10 की पावर -6 को आप इनफाइनाइट टाइम ऐड कर रहे हैं। ये सम कितना होगा, तो इन्फिनिटी होगा ना ये तो, क्योंकि कोई पॉजिटिव नंबर का सम इन्फिनिटी होगा। अब ये कह रहा है ये प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी से ज्यादा होगी, मतलब ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। ये कह रहा है अभी हमने कहा था कि इस सीरीज का सम 1 होगा अगर सारे कवर हो गए तो, लेकिन है ना ये कह रहा है इन्फिनिटी से ज्यादा होगी। तो ये इन्फिनिटी से ज्यादा कैसे हो जाएगी, ये तो प्रोबेबिलिटी यही तो है। तो ये कह रहा है ये इन्फिनिटी आएगी, क्या ये इन्फिनिटी आएगी, तो प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज फॉल्स, बी इज फॉल्स। अब कह रहा है देयर एग्जिस्ट जे सच दैट पीजे इज मोर देन इक्वल टू पी आई फॉर ऑल आई दिस, मोर देन इक्वल टू लगा हुआ है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे जो पीएमएफ्स हैं डिक्रीजिंग होना पड़ेगा इसको, है ना, दिस सीक्वेंस हैज टू बी डिक्रीजिंग ताकि सम 1 हो और ईच नॉन नेगेटिव हो, तो डिक्रीजिंग होगा। तो जो पहला वाला प्रोबेबिलिटी आएगी वो लार्जेस्ट आएगी। तो यस, अब जैसे चाहो यहाँ पे जे को 1 ले लो, कह रहा है देयर एग्जिस्ट जे, तो यस यू चूज जे इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी एट 1 विल बी लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल। जैसे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप कोई और भी एग्जाम्पल लिखोगे स्टिल द प्रोबेबिलिटी एट 1 फर्स्ट पॉइंट विल बी लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल। और नहीं भी होगा तो एक ना एक पॉइंट ऐसा मिलेगा हमें जो लार्जेस्ट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता सारे इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होगा तो सम इन्फिनिटी आ जाएगी, तो डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग होगा तो कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जो लार्जेस्ट वैल्यू अटेन करेगा, ये है। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज पी आई हैज टू बी डिक्रीजिंग सीक्वेंस सो दैट सम इज 1। तो ये इसलिए सही है सी वाला। अब ये कह रहा है कि ए के बी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट सच दैट, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल है। ए के सीक्वेंस ऑफ इवेंट है इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी फाइनाइट है, मतलब सम ऑफ ए के फाइनाइट आ रही है। ओके फाइनाइट है, ओके मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के विल टेंड टू 0, है ना, सीरीज फाइनाइट है, तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस जो है विल टेंड टू 0 फॉर लार्ज के। ठीक है, सो नाउ देन फॉर ईच आई बिलोंग्स टू ओमेगा, तो आप कोई भी एक आई चूज करो सैंपल स्पेस में, कोई नेचुरल नंबर। तो एक ऐसा नेचुरल नंबर आपको जरूर मिलेगा n, कैपिटल N, जो कि नेचुरल नंबर है विच में डिपेंड ऑन आई, सच दैट आई विल नॉट बिलोंग टू यूनियन ऑफ ए के फ्रॉम n टू इन्फिनिटी। अभी जनरल स्टेटमेंट है तो कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करो। कह रहा है ए के बी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ए के कोई सीक्वेंस जहां समेशन ए के, है ना, ए के कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ये जो है
फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है, एक तो ये कह रखा है। अब देयर फॉर ईच आई बिलोंग्स टू ओमेगा, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग अगर आप मेरे से पूछूं कोई एक आई अपने मर्जी से आप सेलेक्ट कर दो, इसने कहा ना फॉर ईच आई, तो कहते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप कोई भी एक आई नेचुरल नंबर में से सैम्पल में चूज कर लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आप कोई भी आई अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट करने के लिए यू जस्ट सेलेक्ट योर फेवरेट आई, है ना, जो भी नंबर है आपका, कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर लो अपना, एंड है ना, मान लो अभी के लिए मैं 100 ले लिया, अब चाहो 1000 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी एक ले लो अभी के लिए जो समझाने के लिए। कह रहा है फॉर ईच आई, तो कोई भी आई ले सकते हो, तो है ना, अभी मैंने 100 यूज कर लिया फॉर दैट एग्जाम्पल। कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन, कोई ऐसा एन मिलेगा क्या जिसके लिए आई जो है वो नहीं होना चाहिए यूनियन ऑफ ए के में के फ्रॉम एन टू इंफिनिटी। सोचो ऐसा एन क्या लोगे ताकि ये 100 इसमें ना आए। तो मैं एक काम करता हूं, देखो अभी मैं ए, ये देखो इसका क्या मतलब है, इसको अगर खोलेंगे तो इसका क्या मतलब है, सो दिस इज समथिंग लाइक ए एन यूनियन ए एन प्लस 1 कीप गोइंग। तो अभी के लिए मैं अगर ऐसा बना लूं, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए अभी ए आई को मैं आई ही ले लेता हूं, मान लो, चलो मतलब A1 में 1 है, A2 में 2 है, A3 में 3 है, तो सबका सम तो फाइनाइट हो जाएगा, 1 आ जाएगी। अच्छा अब तो n में यहां 101 ले लूंगा, तो 100 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो यहां पे, क्योंकि यहां पे होगा क्या, अगर n को मैंने 101 लिया तो 100 विल नॉट बिलोंग टू A101 यूनियन A102 यूनियन A103 यूनियन डॉट 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 डॉट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो बस समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल से एक्सपेरिमेंट किया, जनरलाइज किया जा सकता है कि वैसा सीक्वेंस लो, ये तो इंटेंशन है ना, क्योंकि ये देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, सो देयर एग्जिस्ट को ट्रू करने के लिए एक एग्जांपल काफी है, देयर एग्जिस्ट वाले को, कि बोला देयर एग्जिस्ट, अगर तुमने एक एग्जिस्ट करा दिया दैट्स ऑल। फॉर ऑल वाले में प्रूफ करना पड़ता है, ये चीज है। तो इसने कहा है कि ना एक आई के लिए एक ऐसा एन मिलेगा, तो हम ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे ए एन प्लस 1, तो मतलब इंटेंशनली विल कंस्ट्रक्ट दिस थिंग इन सच अ वे दैट आई डज नॉट बिलोंग टू दिस, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट दैट, है ना, उसमें बस समेशन फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है, तो यस इट इज पॉसिबल, है ना, जैसे एक एग्जांपल करके है, जनरलाइज भी प्रूफ किया जा सकता है, तो ऐसा बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्या था कि आई मतलब 100 कहाँ बिलोंग करेगा, A100 में, और ये A101 से स्टार्ट हुआ है, अब 102 ले लो तो 102 से स्टार्ट होगा, तो यू आर फ्री टू चूज n, और आप सुटेबल n चूज करो ताकि आई उसमें से बाहर हो जाए, ये चीज है। तो ये 18th क्वेश्चन था जी, 18 था ना, 18 डाउट था, हाँ 18, 26, 24 हो गया ना, कोई बचा है अब 26 में क्या है, ये भी जैम का PYQ है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने जैम का PYQ ढंग से नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ एक तो आधे अधूरी तैयारी है तुम लोगों की, पहले मैं PYQs क्यों करवाया, सो दैट PYQs वाले क्वेश्चंस या उसके जैसे क्वेश्चन आपसे होने लगे। अब PYQ वाला ही नहीं हो रहा तुमसे, तो मतलब तुमने PYQ मतलब सिलेबस और PYQ जरूरी इसलिए है ताकि आप एग्जाम को समझ सको कि एग्जाम आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। अब आपको पता ही नहीं है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो और आप टेस्ट देने पहुंच गए, इसलिए मैं पहले शुरू में बोला होगा पहले सिलेबस पूरा कवर कर लो, PYQs पूरा कर लो, देन आप एक एग्जाम लेवल पे आ गए, अब आप टेस्ट दो अपने आप को चेक करने के लिए। ये सब PYQ से क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन PYQ यूज हुए हैं, ये भी जैम का PYQ का क्वेश्चन है, स्टिल आपसे नहीं हो रहा है, मतलब आपने PYQ किया ही नहीं। और अभी मैं 2005 तक का डिस्कशन कर रहा था, उसमें 4-5 बच्चे आते थे डाउट पूछने, और अभी आपको आता भी नहीं है, मतलब क्या मतलब है। PYQ कर लो भाई बैठ के सॉल्व, ये एग्जाम का PYQ है, फिर से मैं कह रहा हूँ, है ना, ये चीज़ है। और तब जब डाउट का तब कोई नहीं आ रहा था तुम में से, तब पता नहीं क्या कर रहे थे तुम लोग, और अब फिर PYQ में डाउट आ रहा है। इसलिए इसमें बच्चों बोलो 4-5-10 बार सॉल्व करो PYQs, सो दैट तुम वो ना एक बार सॉल्व करोगे गलत फहमी में रह जाओगे कि तुम्हें सब आता है, और बाद में पता चलेगा तुम्हें आता ही नहीं। कुछ लोग तो पता भी नहीं चल रहा होगा ये PYQ है, पता कब चलेगा, जब तुम रिपीटेडली रिवाइज करो। कोई चीज़ दिमाग में कब रहती है, जब हम बार बार रिवाइज करते हैं, एक बार सॉल्व करोगे याद ही नहीं रहेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ये मुझे कैसे पता चल रहा है PYQ का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कई बार कराए हैं ये चीज़।
बताओ क्या करूँ, PYQ सॉल्व करके आओ, इसमें क्या डाउट, सब PYQ के डाउट है। PYQ सॉल्व करो ना पहले, यही होता है, पहले PYQ कराया तब नहीं किए, अब ये करा रहा हूँ तो PYQ में डाउट आ रहा है। सब ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं, है ना, तुम्हें लगता होगा PYQ तो आता ही है, क्या ही करना है। A system comprised of an identical component works if at least one of the component works. Each of the component work with probability 0.8 independently of all other components. The minimum value of n for which system work with probability at this, तो probability बता रखा है, और ये भी मैंने अभी कराए हैं PYQ में, डाउट में जो बच्चे थे उनको कराए हैं। इसको लापरवाही बोलो या ओवर कॉन्फिडेंस बोलो, देख लो। सो सिस्टम वर्क्स, दिस प्रोबेबिलिटी इज मोर देन इक्वल टू 0.97। अब सिस्टम कब वर्क करेगी, उसने बता रखा है कि सिस्टम वर्क्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, तो एटलीस्ट वन ऑफ कंपोनेंट्स वर्क, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 0.97 है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो कंपोनेंट वर्क, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.97। और मजा तब आता है जब एक्चुअल एग्जाम दे के आओगे और बाद में रियलाइज होगा ये क्वेश्चन तो पहले भी उस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं, तब भी तुमसे नहीं हुआ है, तब ज्यादा बुरा लगेगा कि जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं पिछले सालों में उसके जैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और वो भी तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम घर से ढंग से करके नहीं जाओगे, ये चीज है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो कंपोनेंट वर्क, एक भी कंपोनेंट वर्क नहीं कर रही है। सो ईच कंपोनेंट वर्क, एक तो इंडिपेंडेंट है ना, ईच कंपोनेंट वर्क विथ प्रोबेबिलिटी 0.8 इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट, तो नो कंपोनेंट वर्क, तो पहली कंपोनेंट वर्क कर रही है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, वर्क नहीं कर रही इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, सेकेंड कंपोनेंट डज नॉट वर्क प्रोबेबिलिटी 0.2, थर्ड कंपोनेंट डज नॉट वर्क, nth कंपोनेंट डज नॉट वर्क प्रोबेबिलिटी 0.2, मोर देन इक्वल टू 0.97 हो गया। नो कंपोनेंट वर्क, वर्क करने की 0.8, तो इंडिपेंडेंट था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सबका इंटरसेक्शन लगा दिया। सो 1 माइनस 0.2 की पावर n मोर देन इक्वल टू 0.97। अब इसको सॉल्व कर लो, 0.2 की पावर n लेस देन इक्वल टू 0.03, n लॉग लगाओ, तो लॉग लगाओगे लॉग 0.2 नेगेटिव है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो लॉग लगाओगे तो मोर देन इक्वल टू हो जाएगा लॉग 0.03 अपॉन लॉग 0.ln लिख रहा हूं 0.2, कैलकुलेटर से डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है। सो n इज मोर देन इक्वल टू लॉग, मतलब ln 0.03 अपॉन ln 0.02, 0.2 ओनली, नॉट 0.2, और इसको डिवाइड करो, बताओ कैलकुलेटर से कितना आता है, और उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। किसका डाउट है जी, सॉल्व करके बताओ कैलकुलेटर से, बस पूछ लेते हो सो जाते हो। कौन है ये, कौन सा क्वेश्चन है, 26? हाँ जी, पूजा वर्मा, वैसे ही पूछ लिए, काम खत्म हो गया कि सीखना भी है? तो n की मिनिमम वैल्यू 3 होगी, 3 4 5 6, दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। तो पूछा है मिनिमम बताओ, तो मिनिमम 3 है, हो गया। जैम पे काम करो, जैम PYQ ढंग से सॉल्व करो 2005 से 2024 तक का, और वो बुक भी है, बुक में ऑलरेडी सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन देख के करोगे
जैसा अभी दिमाग है वैसे ही रह जाएगा, खुद से करोगे दिमाग डेवलप होगा। ये है, सॉल्यूशन देख के करोगे फिर कुछ बहुत ज़्यादा फायदा होना नहीं है, तो खुद से पहले सॉल्व करो फिर होगा। क्या रह गया भाई नेक्स्ट? तो 24, 14th में क्या है? तो 24 में 10% ऑफ वोल्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 10% है एंड there are randomly packed in box such that each box contain 3 volts। 10% वोल्ट है, फैक्ट्री में डिफेक्टिव है, एक बॉक्स में 3 वोल्ट है, 4 ऑफ दिस बॉक्सेस आर प्रोड्यूस्ड। सो 4 बॉक्स है और ईच बॉक्स में 3 वोल्ट है। ओके, सो नंबर ऑफ बॉक्स है 4। द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्सेस दैट दिस कस्टमर बॉट हैव नो डिफेक्टिव वोल्ट इन देम। फोर ऑफ दिस बॉक्सेस आर बॉट बाय द कस्टमर। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि द बॉक्सेस दैट दिस कस्टमर बॉट हैव नो डिफेक्टिव वोल्ट? तो मुझे ये बताओ, चलो 4 तो बाद में बात करेंगे। एक्स है नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन वन बॉक्स, तो इसका क्या मतलब है? कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं? 0 1 2 3। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी p है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल 3, क्योंकि कितने एक बॉक्स में कितने कंपोनेंट है? 3। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन वन बॉक्स, सो 3 बॉक्स है तो डिफेक्टिव हो सकता है 0 1 2 3 कुछ भी। तो बाइनोमियल 3, 10%, 10% 0.10 मतलब 1/10। तो ये हो गया। सो निकालो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0। x बराबर 0 का क्या मतलब है? अ बॉक्स कंटेन नो डिफेक्टिव कंपोनेंट। x इज इक्वल टू 0 मीन्स बॉक्स कंटेन नो डिफेक्टिव कंपोनेंट। तो एक बॉक्स में एक भी डिफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है, तो एक भी डिफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब हुआ, निकाल लो, है ना, कितना? 9/10 की पावर 3 है ना, 3c0, नहीं सॉरी, क्योंकि यहाँ सक्सेस ही डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव सक्सेस ही है ना। एक मिनट, ठीक तो लिख रहा था, देख लो एक बारी। 10c0 क्योंकि डिफेक्टिव हो, सक्सेस है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। नंबर ऑफ सक्सेस डिफेक्टिव क्या? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स ना, बोल्ट्स, और एक में 3 बोल्ट है। ठीक है यहाँ तक जी? 0 डिफेक्ट मतलब सारे गुड है ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन है कि कस्टमर, अभी तो मैं एक बॉक्स की बात कर रहा था, अब ये कह रहा है कस्टमर ने 4 बॉक्स खरीदे और क्या प्रोबेबिलिटी है कि दिस कस्टमर बॉट, जो बॉक्स खरीदा, नो डिफेक्टिव बोल्ट इन देम, मतलब किसी भी बॉक्स में कोई डिफेक्टिव बोल्ट नहीं है। तो ठीक तो है, तो ये हुआ कि एक बॉक्स में एक भी डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी, नो डिफेक्टिव इन वन बॉक्स। अब 4 बॉक्स की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बॉक्स में नो डिफेक्टिव, सेकेंड बॉक्स में नो डिफेक्टिव, थर्ड बॉक्स में नो डिफेक्टिव, फोर्थ बॉक्स में नो डिफेक्टिव, बी मतलब बॉक्स, तो यहां से किसी में भी एक भी डिफेक्टिव नहीं है। तो ठीक तो है, 9/10 इसकी पावर 3, पहले बॉक्स में नो डिफेक्टिव, दूसरे बॉक्स में नो डिफेक्टिव, तीसरे बॉक्स में नो डिफेक्टिव एंड फोर्थ बॉक्स में नो डिफेक्टिव। कर लो मल्टीप्लाई, लेकिन आंसर आएगा, जरा मल्टीप्लाई करके देखो। मतलब ये इनडायरेक्टली आ गया 0.9 की पावर 3 3 3 3, कितना? 3 चौके 12, 12 ना, 0.9 की पावर 12। कैलकुलेटर लगाओ, बताओ आंसर क्या आएगा। सो 0.28। तो इसका मतलब हुआ, ठीक है, ये लोअर बाउंड है यहाँ पे, क्यों बता दो, 0.26 से 0.30 आंसर होगा, इसका रेंज होगा, तो लोअर बाउंड दिखाता है ये। एक्चुअल आंसर आपको मैं पहले ही बोला हूँ कि जो एक्चुअल है वो यहाँ दिखेगा, इस सेक्शन में जाके आप देखेंगे ना तो रेंज दिखेगा आपको इस वाले में। ये जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन है ना, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये कर रहे थे हम 24 ना, तो 24th वाले में ये यहाँ पे क्लिक करो, इधर जाके, तो देखो यहाँ ये रेंज है 0.26 से 0.30। तो जो मैं वो सॉल्यूशन सेक्शन ओपन करता हूँ उसमें सिर्फ लोअर बाउंड दिखाता है वहाँ पे, तो ये आंसर ऑफिशियल आंसर की में यही होगा, और
जैम कभी आंसर की में ऐसे ही रहता है। तो 0.26 से 0.30 तक कोई भी नंबर एंटर करोगे आंसर सही देगा। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर आया 0.28। ठीक है, तो 0.26 से 0.30 के बीच 0.28 सही है। हो गया जी, कुछ और डाउट है इस पेपर में? 14th का डी, क्या है दिक्कत 14 में? तो क्या है 14 में डाउट? ई अकर्स गिवन दैट है वो, इफ डज नॉट अकर। हाँ, सर ये ट्रू है ना, नॉट ट्रू थोड़ी होगा। इंडिपेंडेंट है ना? अच्छा अच्छा, हाँ, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो ई अगर एफ से इंडिपेंडेंट है तो ई एफ कॉम्प्लीमेंट से भी इंडिपेंडेंट होगा जी। तो यहां पे इसका मतलब है ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट, दिस इज पी ई, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। हाँ ये तो ट्रू है, लेकिन पूछा इसमें फॉल्स है। अच्छा अच्छा, तो ये ट्रू है इसका मतलब, है ना? ओके, तो मतलब ये गलत ऑप्शन होना चाहिए ना। ठीक है, इसको हटवा देते हैं। तो यहाँ पे मुझे फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ये क्वेश्चन है टेस्ट 4 में 14th क्वेश्चन। बाकी ठीक है ना? टेस्ट 4 ठीक है। तो आज हमने टेस्ट 3 और 4 का डिस्कशन किया है, एंड नेक्स्ट क्लास में कल का जो डिस्कशन होगा, तो अभी तक 1 से 4 तक का यूनिट वाइज मॉक टेस्ट डिस्कशन हुआ है। कल जो होगा 5, मैं बता देता हूँ, ये ट्राई करके आना, मतलब जरूरी नहीं कल ही हो जाएगा, एक एक करके होगा। तो जैसे मैं बता रहा था, अब वो शेड्यूल तो है ही ऑलरेडी ना उसमें, लेकिन सीक्वेंस सीरीज वाले जो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अभी जो किया उस जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का फर्स्ट पैराग्राफ था, और कल जो डिस्कस होगा मैथमेटिक्स पोर्शन का फर्स्ट पैराग्राफ जो कि सीक्वेंस सीरीज है, तो उसमें जो है कि टेस्ट नंबर 5 है ना। सो मॉक टेस्ट 5 सीक्वेंस सीरीज का है, 5 के बाद 7, फिर सीक्वेंस सीरीज का 9, फिर 9 के बाद 10 सीक्वेंस सीरीज है, और एक और सीक्वेंस सीरीज है, सीधा है 13, है ना। 10 के बाद 13। तो पहले ये टेस्ट डिस्कस होगा, क्योंकि ये सब प्रोबेबिलिटी का था, बेसिक प्रोबेबिलिटी, जो कि जैम सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का फर्स्ट पैराग्राफ है, और ये है सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो ये वाला पार्ट जो मैथमेटिक्स पोर्शन का फर्स्ट पैराग्राफ जो सिलेबस है उसका है, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो सीक्वेंस सीरीज में आपको ठीक ठाक पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहले डिस्कशन होगा, फिर बाकी पार्ट पे आएंगे। चलिए यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। कल आगे कंटिन्यू करेंगे।